नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, यानी कि आज दौसा, झुंझुनू, देवली, उनियारा, रामगढ़, खिंवसर, सलंबूर और चौरासी में कुल 69 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और इस उपचुनाव में कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव के परिणामों को दोहराने का दबाव है, तो वहीं क्षेत्रीय दल के तौर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी के लिए अपना सियासी वजूद बचाने की लड़ाई। लेकिन सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो भाजपा के लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 10 महीने पुरानी राजस्थान की भजनलाल सरकार के लिए यह उपचुनाव लिटमस टेस्ट की तरह है। और इसकी वजह जो है वो बिल्कुल साफ है। इन 7 सीटों में से केवल 1 सीट भाजपा के पास थी और यही वजह है कि सीएम ने प्रचार के दौरान खुद कमान संभाल रखी है। इस उपचुनाव में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, जैसे दौसा विधानसभा सीट से किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट की वजह से हॉट सीट बन चुकी है। यह सीट बीजेपी से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगन मोहन मीणा चुनावी मैदान में है, तो पायलट परिवार के नजदीकी माने जाने वाले दीनदयाल बैरवा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। खिंवसर विधानसभा सीट पर भी सबकी नजर बनी हुई है, जहां आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल चुनावी मैदान में है। आदिवासी बेल्ट की 84 सीट में भी तेजी से उभरने वाली भारतीय आदिवासी पार्टी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती। तो राजस्थान प्रदेश में हो रहे 7 विधानसभा उपचुनाव में प्रदेश कांग्रेस कमेटी वॉर रूम द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्र में मतदान और उसकी तैयारी की मॉनिटरिंग की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दावे के अनुसार राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। डोटासरा ने यह दावा किया है कि जनता कांग्रेस के पक्ष में है और भाजपा के नेताओं को खाली कुर्सियों के सामने भाषण देने पड़ रहे हैं। डोटासरा यही नहीं रुके। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलताओं और अकर्मण्यता यानी नेग्लिजेंस के कारण पूरे प्रदेश की जनता जो है वो त्रस्त है। और आगे उन्होंने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में 7 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए। के लिए क्या करोगे उस पर बात नहीं की उन्होंने। झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया, आरोप लगाए। एक मुख्यमंत्री जी कर्मचारी को धमकियां दे रहे खुली मंच में कि कर्मचारी को मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। किस लेवल की, एक वाड़पंच लेवल की स्पीच दे रहे हैं। इसके बावजूद भी 84 की जनता समझदार है। ये गोविंद गुरु महाराज की धरती रही है, संत सुरमाल महाराज की धरती रही है। इस इलाके के अंदर ही महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहने वाला आदिवासी समुदाय है। ये अंग्रेजी शासन व्यवस्था में अंग्रेजों से नहीं डरा, मुगलों से नहीं डरा, राजा रजवाड़ों से नहीं डरा, तो वर्तमान सरकार से नहीं डरेगा। 1500 लोगों ने शहीद हुए थे मानगढ़ पे, वो इसलिए हुए थे अपने स्वाभिमान के लिए, अपने हक के लिए। आज जिस तरह से दबाने का, डराने का, लोभ लालच करने का जो सरकार ने काम किया है, लेकिन हमें उम्मीद है 100% यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी भारी बहुमत से जिताएगी, क्योंकि यहाँ की जनता जागरूक है, लालच में नहीं आएगी, नहीं गुमराह होने वाली है और एक तरफा जीत होने। तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, ये कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा और जीत के दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 7 की 7 सीट पर बीजेपी जो है वो हारेगी और कांग्रेस के सभी जो प्रत्याशी 7 सीट पर खड़े हैं वो जीत दर्ज करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलताओं के कारण पूरे प्रदेश की जनता जो है वो त्रस्त है। तो गोविंद सिंह डोटासरा एक तरफ चुनाव की वोटिंग हो रही है तो दूसरी तरफ बयानबाजी। तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये कह रहे हैं। हालांकि वार पलटवार बयानों के किसके कितने धार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये भविष्य के गर्त में है अभी। लेकिन बयानबाजी वो शुरू हो चुकी है। अपने अपने दावे और अपनी अपनी सेफ्टी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं जिन पर जिम्मेदारी है वो अपनी अपनी शेखी भगाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने वॉर रूम से
चुनाव पर पूरी नजर रखी हुई है और 7 की 7 सीट पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस सीट पर हारेगी क्योंकि बीजेपी के पास अगर एक सीट छोड़ दिया जाए तो बाकी 6 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज नहीं की थी और यही वजह है कि चाहे बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के हो, सबकी जो है साख वो दांव पर लगी हुई है। और चाहे वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही क्यों ना हो, जिनकी सरकार अभी 1 वर्ष भी पूरी नहीं की है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिटमस टेस्ट इन नेताओं का होगा इन 7 विधानसभा सीटों के आधार पर, इन चुनाव के आधार पर, चुनाव के परिणामों के आधार पर। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। कुलदीप, एक तरफ वोटिंग जारी है, दूसरी तरफ बयानबाजी जारी है, क्या कुछ कहा गया कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और वोटिंग जो चुनाव चल रहा है उसका क्या माहौल, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है जमीन पर? देखिए, बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन वोट प्रतिशत अगर हम 4 बजे तक की बात करें तो 63% मतदान अभी पूरा हो चुका है और अब महज हम देखते हैं कि 1-2 घंटे का और वक्त बचा है जहां पर पोलिंग पार्टियां लगी हुई है, तमाम लोगों को जागरूक कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है, लेकिन वोट प्रतिशत यानी कि जहां जहां वोट प्रतिशत बढ़ेगा वहां पर पार्टियों को फायदा होने की उम्मीद है, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जहां एक और जो SC/ST के वोट बैंक है हर तमाम सीट पर, और दूसरी और इस बार जो डैमेज का भीतर हाथ कर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा था, तो उसी से पाएगा, उसी को कवर कर पाएगा जहां पर वोट प्रतिशत ज्यादा पड़ेगा। और यही वजह है कि हमने देखा कि सुबह से जो कुछ सीटें थी, जहां पर हम बात करें, जहां रामगढ़ सीट थी और उसके बाद टोंक उनियारा सीट थी, इन तमाम सीटों पर मतदान प्रतिशत एकदम से बढ़ा, क्योंकि शुरुआत में लोग वहां पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे दोपहर का समय गुजरा अब लोग अपने घरों से बाहर निकले, मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा वोटिंग अभी जो हुई है वो सलूम्बर में हुई है और लगातार वहां पर ये माना जा रहा है कि इस बार जो सलूम्बर सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी की पहले जीती हुई सीट थी, इस बार भी बीजेपी वहां पर बढ़त बना सकती है, क्योंकि ये सारा जो खेल है वो प्रतिशत पर है कि वोट प्रतिशत कितने वहां पर गिरने वाले हैं। और जहां जीत के दावे किए जा रहे हैं, एक और वार रूम में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वार रूम में नजर बनाए हुए हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को सलाह दी जा रही है। टोंक उनियारा सीट पर हमने देखा कि एक SDM को जो निर्दलीय प्रत्याशी थे नरेंद्र मीणा, उन्होंने थप्पड़ मार दी। तो इन चुनावों में कई तरह के जो मोड़ थे वो सामने आए थे, क्योंकि सुबह ही जो कांग्रेस प्रत्याशी थी क्षमता से महिला प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुझ पर गाड़ी चलाने का प्रयास किया। तो आज सुबह से जो बयानबाजी का दौर था वो चलता रहा, लेकिन इन बयानबाजियों से ना तो परिणाम बदलने वाले हैं, न ही मतदाताओं का रुझान बदलने वाला है। ये जो वोट पड़ रहे हैं, ये वोट जो भाग्य जो कैद होगा इन पीटीओ के अंदर, वो प्रदेश के तमाम उन बड़े नेताओं का भाग्य कैद होगा जिनकी साख अब राजस्थान में दांव पर लगी है, जिनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया है। और यही वजह है कि राजस्थान में 7 सीटों पर जो भी पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती है, जो भी पार्टी जीत हासिल करती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए खोना और पाना अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस 7 सीटें जीत भी जाती है तो भी उनकी सरकार किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा टास्क हो गया है कि इन सीटों को वो जीत। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की दावेदारी ज्यादा है, लेकिन वहां पर भी कोशिश की जा रही है कि कुलदीप, अभी तक हम वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे थे, तो अभी जो समय हो रहा है, अभी समय के हिसाब से 62-63% आपने बताया कि वोटिंग हुआ। 2-2.5 घंटे का समय शेष बचा हुआ है, ये वोटिंग परसेंटेज कितना जाने का अनुमान है? दूसरा ये कि क्या जितनी बंपर वोटिंग होगी उतनी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी? देखिए, पिछले अगर हम लोकसभा चुनाव को देखें, उससे पहले विधानसभा चुनाव को देखें, राजस्थान में जो वोट प्रतिशत रहा, कभी 69 पर रहा, कभी 71 पर रहा, तो इन तमाम वजह से एक खासतौर पर देखने को मिला जहां जहां पर वोट प्रतिशत बढ़े हैं। क्योंकि हमने देखा कि अभी जो रामगढ़ सीट है वहां पर वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा, सोलंबर में कम रहा, और यही वजह है कि जहां पर 40% मतदान अभी तक हुए हैं कई सीटों पर। तो ये एक चिंताजनक विषय है निर्वाचन आयोग के लिए भी कि क्या चुनाव की तैयारियां पूरी नहीं की गई थी, क्या लोगों को जागरूक नहीं किया गया, क्या कुछ वजह रही है कि जिसकी वजह से वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा। क्योंकि हमने देखा टोंक के अंदर जहां पर मतदान करने के लिए लोग पहुंचे, लेकिन उन्होंने बहिष्कार कर दिया कि उनकी वहां पर सुविधाओं का अभाव है, जहां पर उनके पंचायत को अलग जिले में डाला गया,
तो इन तमाम चीजों को लेकर विरोधाभास भी है। वहां पर मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, निर्वाचन अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वोट करें, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो वोट प्रतिशत में जो एक तरह से बूस्टर लगना था अभी तक नहीं लग पाया। लेकिन अंत के जो 2-2.5 घंटे हैं उसमें तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के प्रत्याशी अब वो जा कर लोगों को लेकर आएंगे, जा कर पूछेंगे कि किन किन ने वोट दिया है और किन किन जो क्षेत्र है वहां पर वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रही है। क्योंकि अमूमन ये देखने को मिला है राजस्थान में जहां जब उपचुनाव के अंदर जो पार्टियां चुनाव लड़ी है, जिनकी सरकार रही है, वो हमेशा सीट जीतती आई है और यही वजह है। इसका फायदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हो सकता है, क्योंकि हाल ही में जो कि हमने देखा कि हरियाणा में जीत हासिल की, लोग ये कह रहे थे कि हरियाणा में जीत हासिल करने के बाद राजस्थान में जीत जाना आसान होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि देखने को मिला कि हमने देखा उपचुनाव के अंदर प्रचार प्रसार चला, राजस्थान की कोई योजना की गिनती नहीं कि सिर्फ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को लड़ा। राम मंदिर, जम्मू कश्मीर में धारा 370, इन तमाम मुद्दे उपचुनाव के अंदर बोले गए। सरकार की किसी भी उपलब्धि को लेकर यहाँ पर एक बात नहीं कही गई और यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके बिहार पर ये चुनाव लड़ा जाए, लेकिन चेहरा मुख्यमंत्री का है। और यही कांग्रेस का हाल है। कांग्रेस के अंदर भी बड़े लीडर्स इस चुनाव से दूर है, वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर जिम्मेदारी यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं सीट अगर हारती है कांग्रेस तो सचिन पायलट के सर पर भी ये सीटें मरने वाली है, क्योंकि उनकी एक दावेदारी, उनके चेहरे पर, उनके नाम पर जो इस बार सीट का वितरण हुआ है 7 सीटों पर, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उनके आगे के जो चुनाव होने वाले हैं उन पर उनका फैसला तय करेगा। ठीक है, कुलदीप आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो कांग्रेस ने वॉर रूम पर पूरी पैनी नजर बनाए हुए और वोटिंग जारी है और अभी 2-2.5 घंटे का समय शेष बचा हुआ है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान की दौसा, झुंझुनू, देवली, उनियारा, रामगढ़, खिवसर, सरंबूर और 84 विधानसभा सीट पर कुल 19,36,533 वोटर्स हैं, जो आज 69 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी वॉर रूम से उपचुनाव पर नजर बनाए हुए और मदन राठौड़ ने यह बताया कि भाजपा हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ती है, पूरी सूझबूझ के साथ लड़ती है। राजस्थान उपचुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में होंगे, जो हमें प्रदेश में कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का माइक्रो मैनेजमेंट इस चुनाव में सबसे बड़ी ताकत रहा है। भजनलाल सरकार के पिछले 11 महीने के कामकाज के आधार पर ही हम जनता के बीच गए थे। राठौड़ का कहना है कि राजस्थान उपचुनाव उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, बल्कि ये उनकी अग्नि परीक्षा है और इस उपचुनाव में बीजेपी को आशा के अनुरूप परिणाम मिलने की उम्मीद। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। उपचुनाव में देवली उनियारा सीट से बड़ी खबर सामने आई। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। मतदान केंद्र पर नोकझोंक के बाद मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा। उन्होंने आरोप लगाया था कि ईवीएम में उनका सिंबल हल्का नजर आ रहा है। मीणा ने इसके पीछे साजिश का भी आरोप लगाया। इसी मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करने जब समरावता बूथ पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें मतदान केंद्र परिसर से बाहर निकाल दिया। तभी नरेश मीणा ने विरोध जाहिर किया, जिसके चलते धक्का मुक्की की नौबत आ गई और यही नहीं, उन्होंने बूथ पर मौजूद अधिकारियों से गाली गलौज भी की। मामला इतना गर्म आ गया कि नरेश मीणा ने आपा खो दिया और उन्होंने अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। मौके पर एडिशनल एसपी ब्रजेंद्र सिंह भाटी भी मौजूद थे। देवली उनियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय उपचुनाव लड़ रहे कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारकर मुश्किल में फंस गए। एक तरफ आरएएस एसोसिएशन इनके खिलाफ होकर आया है और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, क्या कुछ पूरा मामला हुआ, वजह क्या हुआ विवाद के पीछे, और जिस तरीके से एसडीएम को इस तरीके से थप्पड़ मारा गया, ये क्या दिखाता है? क्या चुनाव का माहौल कुछ इस तरीके से बनता जा रहा है कि गाली गलौच और मारपीट पर प्रत्याशी उतारू हो गए? देखिए, टोंक उनियारा विधानसभा सीट इसलिए खास हो गई क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके की जो बागी होकर निर्दलीय
नरेश मीणा वहां पर खड़े हुए और जहां हमने देखा कि आज सुबह से वोटिंग चल रही थी और इस बीच कमरथरा एक गांव है जहां पर ग्रामीणों ने बहिष्कार करना शुरू किया। सबसे पहले उनका कलेक्टर को बुलाने का मन था। उन्होंने कहा कि वह कलेक्टर यहाँ पर मौके पे आए और लोगों को आश्वस्त करे कि इस चुनाव के भीतर वो मुख्यमंत्री से बात करके उनकी पंचायत को उसी जगह पर रखा जाएगा, क्योंकि उनका जो इस बार पोलिंग बूथ बनाया गया था वो तकरीबन वहां से 40 से 50 किलोमीटर दूर बना दिया गया और उनके समर्थन में नरेश मीणा वहां पर पहुंच गए और उनके साथ वहां पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। जब ग्रामीणों ने एकजुट होकर वहां पर जब विरोध जताया और एक भी वोट नहीं डाला, तो इस बीच में जो एसडीएम है अमित चौधरी, वो मौके पर जाकर 2 से 3 ग्रामीणों को चोरी छुप के ले जाकर वहां पर उनसे वोटिंग करवा देते हैं और इसी बात को लेकर उनमें हाथापाई शुरू हो जाती है। नरेश मीणा अपना आपा खो बैठकर और लोकतंत्र के सारे हदे पार करके उन पर थप्पड़ जड़ देते हैं और ये वजह आई कि जब ग्रामीण उनके साथ नजर आए तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा का जो चेहरा था वो ग्रामीणों के सामने आया और यही वजह रही कि जब वहां मौके पर एसपी वहां पर पहुंचे और खुद जिला कलेक्टर वहां पर मौके पर है, तो तमाम चीजों को लेकर नरेश मीणा से समझाइश की गई कि इस तरीके की बर्ताव लोकतंत्र में जो अभी नहीं किए जाएंगे और उस दौरान ही मौके से ही एसडीएम वहां पर गाड़ी लेकर रवाना हो गए और इनकी जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अभी तक किसी तरह का कोई मुकदमा उन पर दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस उनको घेराबंदी करके बैठी हुई है और एक ही जगह पर उनको रोका गया है ताकि किसी तरह का और वहां पर उपद्रव ना फैलाए और यही वजह है कि उनको उसी गांव में रोककर पुलिस की घेराबंदी में रखा गया है, क्योंकि नरेश मीणा का कार्यक्रम था कि अलग अलग बूथ अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करे और उसका एक वीडियो भी सामने आया जहां पर वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो पुलिस की कैद में है और पुलिस को चारों तरफ से घेर रखी है और लेकिन आप मतदान करें। लेकिन इस तरीके के लोकतंत्र हमने देखा कि कैसे वो एक जो सरकारी अधिकारी है। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एडिशनल एसपी मौजूद रहे और नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। क्यों मैं समरावता में लोगों के बीच धरने पे बैठा हूँ। इस पंचायत की ये मांग है कि इनको उनियारा उपखंड से हटा के और देवली उपखंड में डाल दिया। उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है और देवली इनके 50 किलोमीटर पड़ता है। इन पूरे गांव वासियों की एक मांग है कि कलेक्टर साहिबा यहाँ आए और यहाँ हमें आश्वस्त करे और यहाँ से सीएम को लेटर लिखे इन पंचायत को वापस से उनियारा डाला जाए। लेकिन जैसे अभी मैं धरने में बैठा था 2-3 घंटे से, अभी एक एसडीएम जो यहाँ लगा हुआ है उसने यहाँ से चुपके से। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के एक आईपीएस अधिकारी को चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया है और यह बताया जा रहा है कि उनको चार्जशीट भी दी गई है। आईपीएस अधिकारी का नाम किशन सहाय मीणा है और वो 2004 बैच के अधिकारी हैं। उनकी ड्यूटी झारखंड में लगाई गई थी और उनके पास चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण काम था, लेकिन वो अपने किसी सहायक को बिना सूचना दिए और बिना नियम फॉलो किए जयपुर लौट आए। बताया जा रहा है कि उन्होंने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। ये सूचना चुनाव आयोग तक पहुंची तो आज उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। तो वहीं राजस्थान के उपचुनाव में वोटिंग को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर वोट देने के लिए वोटर्स उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो बहुएं हैं वो पीछे रहने वाली बिल्कुल नहीं है और कई मतदान केंद्रों से कुछ प्रेरक तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई जगह विदाई से पहले नई नवेली दुल्हनें सीधे पोलिंग बूथ पहुंचे और मतदान पर सुर्खियों में छा गई। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजस्थान की भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल की पहली वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने की प्लानिंग कर रही है। पहली वर्षगांठ पर सरकार करीब 25,000 युवाओं को और नौकरी देगी और सरकार इसके साथ ही एक और बड़ी योजना को अमली जामा पहनाएगी और इसके तहत युवाओं को 51,000 से अधिक नई भर्तियों को सौगात दी जाएगी। पहली वर्षगांठ पर सरकार जनता के लिए अपने खजाने का मुंह खोलने जा रही है। वहीं राजस्थान के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सस्ती दरों में दवा मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर किए जा रहे भगत की कोठी जोधपुर के बाद अब दुर्गापुरा, जयपुर, फालना और बाड़मेर के रेलवे स्टेशन पर भी यह सुविधा मिल रही है। इसका शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दरभंगा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन कर इसकी शुरुआत किया। उन्होंने सीएम मनोहर शर्मा ने कहा कि जयपुर के दुर्गापुर रेलवे स्टेशन, फालना स्टेशन रेलवे स्टेशन, बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भीनमाला से है, जहां खातेदारी भूमि को अपनी बताकर मासिक किस्तों में आवासीय भूखंड बेचकर धोखाधड़ी करने के मामले में मुख्य आरोपी रतन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में थानाधिकारी रामेश्वर भाटी टीम ने आरोपी रतन सिंह निवासी वासा जोधपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खातेदारी भूमि को अपनी बताकर मासिक किस्तों में आवासीय भूखंड देने के नाम पर रुपए हड़प लिए। तो वहीं झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे में कृष्ण गौशाला के चारा गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। देखते ही देखते सूखे जो चारे थे और भूसे थे उसमें आग तेजी से फैलती चली गई और आग ने पूरे चारा गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। मामले की जानकारी मिलते ही गौशाला संचालन समिति के सदस्य और ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और समय रहते गौशाला में मौजूद गौवंशों को सुरक्षित बाहर। तो जालौर शहर के सुंदेलाव तालाब के पास रानी भचियाणी माजीसा मंदिर में हर साल की तरह एक शाम माजीसा के नाम विशाल भजन संध्या और वार्षिक मेले का आयोजन 14 नवंबर गुरुवार को किया जाएगा। रानी भचियाणी माजीसा ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रकाश छाड़िक ने बताया कि एक शाम माजीसा के नाम कार्यक्रम को लेकर विशाल भजन संध्या और वार्षिक मेले के आयोजन को लेकर मंदिर के ट्रस्ट द्वारा जोरदार तैयारियां की जा रही है। तो वहीं जयपुर मंडल के कनकपुरा धानक्या रेलवे स्टेशन के मध्य सड़क से एसयूवी गाड़ी के ड्राइवर ने जानबूझकर एसयूवी को रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दिया और रेलवे ट्रैक को अनधिकृत रूप से पार करने की कोशिश की, लेकिन एसयूवी रेलवे के बीच में ही फंस गई और इस दौरान एक मालगाड़ी आ गई, जिसको लोको पायलट ने देखा कि एक एसयूवी रेलवे ट्रैक पर फंसी हुई है और ऐसा देखकर उसने सतर्कता दिखाते हुए मालगाड़ी को निश्चित दूरी पर रोक दिया। तो वहीं चित्तौड़गढ़ शहर के पौस एरिया में स्थित एक बिना नाम वाले होटल में पुलिस ने कार्रवाई कर देह व्यापार में लिप्त लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने होटल संचालक और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। तीनों महिलाएं हाल चित्तौड़गढ़ निवास की बताई जा रही हैं, चित्तौड़गढ़ की, और होटल संचालक एक रिटायर्ड रेलवे पुलिस अधिकारी। वहीं गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य पर राय सिंह नगर में गुरुद्वारा सिंह सभा के तत्वाधान में विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा यह नगर कीर्तन शुरू हुआ जो शहर के मुख्य मार्ग से निकल गया। एक पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान रहे, उसके आगे 5 प्यारे चल रहे थे। पालकी के पीछे सिख संगत महिला पुरुष बड़ी संख्या में शबद कीर्तन करते हुए नजर आए। वहीं 84 विधानसभा उपचुनाव सांसद राजकुमार रोत ने मतदान किया और खरवर खूनिया बूथ पर मतदान किया। सांसद राजकुमार रोत ने मतदान के बाद प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि संगौत के मालीहेड़ा गांव में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। विभाग ने डीएपी खाद के नाम पर बेचे जा रहे उर्वरक को 50 किलो के 88 बैग और 10 किलो के 41 बैग जब्त किए। गुजरात का गिरोह राजस्थान में डीएपी के नाम पर खाद बेच रहा था और उर्वरक कृषि विभाग की ओर से संगौत थाने में यह पूरा मामला दर्ज कराया गया। वहीं जैसलमेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने सीमावर्ती इलाके में स्थित रामगढ़ पुलिस थाना में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने थाना परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के तहत रामगढ़ थाना के सब इंस्पेक्टर रामलाल जाट, हेड कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण और दलाल अजय पाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। तो एसीबी ने फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।